नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में और ये छठा लेक्चर होने वाला है इंडियन पॉलिटी का। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने आर्टिकल 1 to 4 यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड आर्टिकल नंबर 5 to 11 यानी कि सिटीजनशिप, ये दोनों चीज़ें कवर करनी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो गाइज ये जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो हम ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में कवर कर चुके हैं, उन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आप चाहे तो पुरानी वीडियोस भी वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं छठा लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो गाइस शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए, आज के संविधान में, आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं और कितने आर्टिकल्स। ये वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सबको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो हमारे पास 25 पार्ट्स हैं एंड 448 आर्टिकल्स, राइट। तो आज के संविधान में हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तब अडॉप्ट किया गया था, तब हमारे पास 22 पार्ट्स थे। तो हमने 3 पार्ट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उस टाइम पे हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, जो अब 448 बन चुके हैं। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि 3 पार्ट्स ऐड हुए हैं। 3 पार्ट्स ऐड होने के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज आर्टिकल 395 मेंशन्ड है और पार्ट्स 22 ही मेंशन्ड है, राइट। मतलब नंबरिंग चेंज नहीं करी गई है, पार्ट्स आज भी 22 ही हैं और लास्ट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी 395 ही है। तो फिर हमने 448 आर्टिकल्स और ये 25 पार्ट्स वाली थ्योरी पे हम क्यों बिलीव कर रहे हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि पार्ट 1 के अंदर मेंशन्ड है यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एंड यहाँ आप देखिए जहाँ पार्ट 5 होना चाहिए था वहाँ पे मेंशन्ड है पार्ट 4A। कहने का मतलब हमने नंबरिंग खराब नहीं करी, हमने जो चीज़ बाद में ऐड करी अमेंडमेंट के थ्रू, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में ऐड करी गई, तो हमने नंबरिंग खराब नहीं करी, हमने उसको पार्ट 4 का ए बना दिया, राइट, ताकि हमारी नंबरिंग खराब ना हो। हमारे आज भी पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 ही दिखें, बट एक्चुअल में जब आप काउंट करोगे तो वो 25 होंगे। एग्जैक्टली सेम चीज़ आर्टिकल्स के साथ करी गई। अगर आप अपना लास्ट आर्टिकल देखेंगे तो वो 395 दिखेगा आपको, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए पंचायत में 243 से लेके 243A लिख दिया उसको और 243O तक ऐड कर दिए गए, 243P से लेके ZG तक ऐड कर दिए गए। तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए, बट ओरिजिनल नंबरिंग को डिस्टर्ब नहीं किया गया, राइट। तो आज भी हमारे आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में अगर आप देखेंगे तो लास्ट आर्टिकल नंबर इज 395 एंड लास्ट पार्ट इज 22। तो आज के इस लेक्चर में गाइस हमने पार्ट 1 जो कि यूनियन एंड टेरिटरी है एंड पार्ट 2 जो सिटीजनशिप है वो वाला पार्ट कवर करना है। तो शुरू करते हैं यूनियन एंड टेरिटरी से, शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 1? आर्टिकल 1 सेज भारत, दैट इज इंडिया, इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट लाइन आर्टिकल नंबर 1 की। इसके अंदर पहले ही 2 नाम आपके जो देश के ऑफिशियल नाम है वो मेंशन है। मतलब हिंदी में अगर आप मेंशन करना चाहो तो भारत मेंशन कर सकते हो, इंग्लिश में मेंशन करना चाहो तो इंडिया मेंशन कर सकते हो। बट नोट करने वाली बात ये है कि जो बहुत वाइडली यूज्ड वर्ड है हिंदुस्तान, बहुत लोग इंडिया को हिंदुस्तान बोलते हैं, ये ऑफिशियल नाम नहीं है इंडिया का, राइट। ऑफिशियल नाम सिर्फ भारत और इंडिया ही है, हिंदुस्तान हमारा ऑफिशियल नेम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन हिंदुस्तान, राइट। तो ये एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है, इसको हमने समझना है ध्यान से। इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब इंडिया जो एक देश है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कहने का मतलब उसके जो बाउंड्रीज हैं उसको हम बदल नहीं सकते, उसको वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन किसी स्टेट का मन किया और वो बोले कि नहीं हमें इंडिया का पार्ट अब नहीं रहना तो हमें अलग बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, बट स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही एक रीसेंट एग्जाम्पल देता हूँ जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ हुआ। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ क्या हुआ, बेसिकली एक स्टेट के अंदर बाइफरकेट करके 2 स्टेट्स बना दी गई। मतलब एक स्टेट को डिस्ट्रक्ट करके 2 बना सकते हैं, वो ऑप्शन दिया गया है। अंदर स्टेट्स के अंदर आप बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, नई स्टेट्स बना सकते हैं, बट एज अ नेशन
आप यूनियन को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब कोई स्टेट भी हमारे यूनियन से बाहर नहीं जा सकती, वो ऑप्शन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो ऑप्शन नहीं दी, राइट। एज ऑन टुडे, नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रही है, एज ऑन टुडे देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल, लद्दाख जब से अभी ऐड हुआ है रिसेंटली यूनियन टेरिटरीज के अंदर, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। जितने भी हमारे नाम हैं यूटीज के, स्टेट्स के, और जितनी भी टेरिटरीज हैं उनकी जो कवर करते हैं एरिया और बाउंड्री, वो सब मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल में, राइट। ये हमें पता है, ऑलरेडी हम शेड्यूल वाला पोर्शन कवर कर चुके हैं। अदर कंट्रीज पोजीशंस कैन बी एडेड टू इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम आगे आने वाले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। जितने भी प्रोविजंस हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू स्टेट्स, वो सब स्टेट्स पे लागू होते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ भी आप सबको आई होप पता होगी कि जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करता है। हमारे जितने भी प्रोविजंस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होते, उनके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 ग्रांट्स 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। 2 पावर देता है आर्टिकल नंबर 2। पहली पावर, द पावर टू एडमिट into the Union of India new states, okay, and the power to establish new states। अब देखिए काफ़ी हद तक ये दोनों लाइन सिमिलर हैं, बट इनका मतलब बहुत डिफरेंट है। ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी एक नई टेरिटरी को अपने यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना सकती है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट या काफ़ी फेमस है वो है सिक्किम। सिक्किम 1975 में हमने 36th अमेंडमेंट के साथ अपनी यूनियन के अंदर इस्टेब्लिश किया, मतलब अपनी यूनियन के अंदर इसको एडमिट किया, राइट। पहले ये इंडिया का पार्ट नहीं था, बट 36th अमेंडमेंट के बाद ये इंडिया का पार्ट बन गया, राइट। ये तो हो गया जब हमने न्यू स्टेट को एडमिट करना है। दूसरी पावर क्या दी, टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। इस्टेब्लिश न्यू स्टेट जो अभी हम प्रीवियस बात करके हटे हैं, जैसे कि पंजाब से ही हमारा हिमाचल प्रदेश बना एंड उसी से भी फिर हरियाणा बना, राइट। तो एक स्टेट से हमने 3 स्टेट्स बना दी। अभी जो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे हम, तेलंगाना, वो भी एक ऑप्शन, वो भी एक चीज़ है। इसके अलावा इससे पहले आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु था उसके साथ भी ये चीज़ हुई थी। तो क्या हुआ, बेसिकली ये पावर आपको दी जा रही है कि आप एक स्टेट को तोड़ के अलग से बना सकते हो और स्टेट्स, बट ये पावर नहीं दी जा रही कि कोई स्टेट जो है वो छोड़ के आपका देश अलग देश बन जाए। तो ये ऑप्शन नहीं है, बट यू हैव द पावर, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स, राइट, नई टेरिटरी, एंड टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, राइट। तो आर्टिकल नंबर 2 ने ये 2 पावर्स दी हैं पार्लियामेंट को, आपको ये याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। Article number 3 authorizes the parliament to form a new state by separation of territory from one state or by uniting 2 states, right। तो अभी जो हम बात करके हटे हैं बेसिकली कि एक स्टेट को तोड़ के आप 2 स्टेट्स बना सकते हो, वो ऑप्शन दी गई है, या 2 स्टेट्स को जोड़ के आप एक भी बना सकते हो, वो ऑप्शन भी दी गई है। मतलब दोनों चीज़ों में, दोनों केसेस में आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीज द एरिया, इंक्रीज कर सकते हो एरिया को, डिक्रीज कर सकते हो एरिया को, जो भी बाउंड्रीज हैं उनको ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो स्टेट का नाम। तो ये सारी पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास, जो आर्टिकल नंबर 3 देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट ये चीज़ें करने से पहले आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन, तो जो ये बिल होगा जिसमें आप बोलेंगे कि ये चेंजेस हमें करने हैं, तो उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो पार्लियामेंट में। बट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट से। मतलब आपको बिल कंटेम्पलेट करने से पहले प्रेसिडेंट का नॉट चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। जैसे ही प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे उसके बाद ही आप पार्लियामेंट में बिल को लेकर आ सकते हो, अदरवाइज ये बिल जो है पहले ही खारिज हो जाएगा, पहले ही ये किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। पहली बात तो ये, तो आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए पार्लियामेंट में लेकर जाने से पहले, राइट। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि अपनी रिकमेंडेशन देने से पहले ही हैज़ टू रेफर द सेम टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटर फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब की, हिमाचल की और हरियाणा की, अगर हम बोल रहे हैं, आप पुराने टाइम में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि जब हमने ये वाला काम करना था कि एक पंजाब को 3 स्टेट में डिवाइड करना था, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, ये प्रस्ताव लेने से पहले, प्रस्ताव पार्लियामेंट में लेके जाने से पहले हमें एक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। तो प्रेसिडेंट ने जब रिकमेंड किया होगा, तो हम इस बिल को जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसको पंजाब की स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये बिल भेजा कि आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, आप इसके बारे में सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्टेट अफेक्ट होने वाली है इस चीज़ से, तो आपके व्यूज़ जानना भी ज़रूरी है, राइट। उनकी सजेशंस जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर दे सकती है,
स्टेट लेजिस्लेचर के सजेशंस को मानना या ना मानना ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की सिर्फ एक औपचारिकता है, राइट। प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे, ये कुछ ऐसा सच मैटर नहीं करता, ये सिंपली एक प्रेसिडेंट के हाथ में है। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ आप कह लीजिए एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा कुछ रिजिड नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में कुछ डिसीजन लाई नहीं करता। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है बहुत आसानी से, उसकी सजेशंस को ना माने बिना भी, राइट। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 4 में मेंशन है कि फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ओके, इफ अ न्यू स्टेट इज एडमिटेड, अगर आप कोई नई स्टेट एडमिट करते हैं, जैसे कि सिक्किम की बात हमने करी थी कि सिक्किम को ऐड किया गया था 36th अमेंडमेंट से 1975 के अंदर, अगर आप ये करते हैं तो उस नई स्टेट का नाम मस्ट बी एंटर्ड इनटू द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये कहाँ मेंशन है आर्टिकल नंबर 4 के अंदर कि अगर आप ऐसा कुछ चीज़ करते हैं तो आप प्लीज़ अमेंडमेंट करके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उस स्टेट का नाम भी ऐड करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि हमारे शेड्यूल्स भी अपडेटेड होने चाहिए। ऑल्सो इट डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब आर्टिकल 2, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स आर्टिकल नंबर 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स। करेक्ट, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है और माइंड में रखना है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? आर्टिकल नंबर 4 में डिक्लेयर किया गया कि जो आर्टिकल नंबर 2 के अंदर प्रोविज़न है और जो आर्टिकल 3 के अंदर प्रोविज़न है, अगर आपने ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपने नाम बदलने हैं या आपने नई स्टेट को ऐड करना है या स्टेट को तोड़ना है, इन सब चीज़ों को आपने एज अ अमेंडमेंट नहीं कंसिडर करना। क्यों नहीं कंसिडर करना? क्योंकि हम नहीं चाहते कि अमेंडमेंट हो, एक सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए जो पार्लियामेंट अपने हिसाब से कर सकती है। एंड सच लॉज कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर लोग वो उस चीज़ से सहमत हो जाएंगे तो ये बिल जो है पास हो जाएगा। इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ये जो मेजॉरिटीज़ हैं ये आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लेक्चर आर्टिकल नंबर 4 के अंदर ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर प्रोविजंस हैं, अगर वो हम करते हैं तो दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स। उनको हम आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। एंड कंसिडर नहीं करेंगे इसलिए वो हम बहुत ही एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, राइट। तो जो भी ये आज तक चीज़ें हुई हैं, ये जितने भी स्टेट्स बनी हैं, नाम चेंज हुए हैं, ये सब बहुत ही सिंपल प्रोसीजर हैं, इनके लिए अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलिए देखते हैं आगे। अब दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं विद दीज आर्टिकल्स 1 to 4। इनके अंदर काफ़ी बार इन चारों पांचों चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। सबसे पहला 1960 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस केस हुआ था, बेरूबरी यूनियन केस बोलते हैं इसको। 1960 में ये केस हुआ था एंड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था। वो सवाल ये था कि जैसे अगर हमारे जो बाउंड्री क्लैशेस होते हैं, कभी कभी दो देशों के बीच में बाउंड्री क्लैशेस हो जाते हैं, तो अगर हमें कोई हमारी इंडियन टेरिटरी सीड करनी पड़े किसी फॉरेन टेरिटरी को, तो क्या वो पावर हमारे पास है या वो पावर हमारे पास नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, पहला। दूसरी चीज़, जब हमारे स्टेट्स के एवोल्यूशन हुए, जब मतलब स्टेट्स को हमने तोड़ना था या स्टेट्स की जब काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन होने लगी, जैसे तमिलनाडु के अंदर एजिटेशन हुई कि जो तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट है वो अपना एक अलग से स्टेट मांगने लगे, वो आंध्र प्रदेश चाहते थे कि बने। तो इस टाइम में जब बहुत ज़्यादा एजिटेशन होने लगे, तो उस टाइम पे कुछ कमेटीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट काम जिन्होंने किया ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो हमें ये तीनों चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं मतलब बहुत इजी चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी सी टिपिकल हैं। अगर मैं बोलूँ तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हाई लेवल है ये, बट मैं इसलिए कवर करना चाहता हूँ कि क्योंकि एसएससी का लेवल, जैसा मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली, क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होने लगा है अब। एंड सिर्फ और सिर्फ बेसिक ईयर्स और स्टैटिक डेटा नहीं पूछते, थोड़े से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछने लग गया है एसएससी, एंड थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने लग गया है। तो इसलिए मैं आई डोंट वांट कि ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आए कल को तो आपके एग्जाम में आप उसको अटैम्प्ट ना कर पाओ। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाला पॉइंट और उसके बाद हम आएंगे इन तीन कमिटीज़ के ऊपर। तो ये पहला सवाल उठ के आया बेरूबरी यूनियन केस में ऑफ 1960 में ये केस चल रहा था, जिसके अंदर ये सवाल उठ के आया कि अगर हमने कोई बाउंड्री डिस्प्यूट
है और उसको सेटल करना है, अगर मतलब कोई लैंड का टुकड़ा किसी और देश को देना है और कहीं कोई और देश उस देश का कोई टुकड़ा अपने देश में शामिल करना है, अगर ये एक्टिविटी करनी है तो क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया कि जब भी ऐसा कुछ करना है तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इसको देखते ही 1960 में ही एक 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे यहाँ पे करी गई, जिसके तहत हमने पाकिस्तान को कुछ टेरिटरी देनी थी और यहाँ पे 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई। बट लेटर ऑन अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टांस जो है बदल लिया। 1969 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इस हेयरिंग के ऊपर बोला कि ये जो एक्शन है, मतलब जब आप कोई सेटलमेंट कर रहे हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट को आप सेटल कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक एक्ट ऑफ सेसेशन नहीं है। कहने का मतलब आपके देश का कोई हिस्सा आप नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आप एक सेटलमेंट कर रहे हैं जो बाउंड्री सेटलमेंट है, राइट? तो वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए एंड इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑल्सो, राइट? तो ये चीज़ जो है इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज काफ़ी क्रिटिकल थी उस टाइम पे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि बेरूबरी यूनियन के अंदर ये डिसीजन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए और 1969 में उसको मना कर दिया और बोला कि अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जा सकता है, राइट? अब ये तो थी इंडिया के बाहर की बात, जो बाहर में प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान के साथ। इंडिया के अंदर भी उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। जब इंडिया बन चुका था तो बहुत सारे एरिया ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती थी, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ अभी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की। तो उस एरिया में पहले एक ही स्टेट थी तमिलनाडु, एंड वहीं पे दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तेलुगु स्पीकिंग पीपल एंड देन तमिल स्पीकिंग पीपल। अब ये दोनों तरह के लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे बिकॉज ये दोनों आपस में दे हैव अ हिस्ट्री एंड ये लोग चाहते थे कि हमें डिफरेंट स्टेट्स बना कर दें ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट? बट इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए स्टेट्स की, सबसे पहले जून 1948 में एसके धर कमेटी बनाई गई, जिनकी रिकमेंडेशन आई कि जो भी स्टेट बननी चाहिए उसका कोई भी लेना देना जो है लैंग्वेज से नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हमने एक नई स्टेट बनानी है तो उसको सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे मत बनाएं, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि इस वजह से हमारे इंडिया की जो यूनिटी है उससे अफेक्ट हो सकती है। तो राइट, एसके धर कमेटी ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के हिसाब से बनाइए, जगह आपको लगता है कि आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उस स्टेट को, उस हिसाब से स्टेट बनाइए, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। तो ये देखते अगली कमेटी को बनाया गया, जेवीपी कमेटी। बहुत फेमस कमेटी है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात, जेवीपी कमेटी 3 लोगों के मेंबर से बनी गई। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी स्टैंड्स फॉर पट्टाभाई सीतारामैया, सॉरी, पट्टाभाई सीतारामैया, राइट? तो जेवीपी कमेटी दिसंबर 1948 में आई एंड इनकी रिकमेंडेशन भी बिल्कुल एसके धर कमेटी जैसी ही थी। इन्होंने भी यही बोला कि जो लैंग्वेज है इट शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब लैंग्वेज के बेस पे आपको स्टेट्स नहीं बनानी चाहिए, उससे आपकी यूनिटी को अफेक्ट कर सकती है वो चीज़, राइट? बट हुआ क्या, ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला इशू था ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा था एंड बहुत ज़्यादा एजिटेशन बढ़ रही थी। तो अक्टूबर 1953 में हमें ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं अंडर प्रेशर आकर फर्स्ट टाइम 2 स्टेट्स बनानी पड़ी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे आंध्र प्रदेश बना, तमिलनाडु सेपरेट कर दिया गया, तो आंध्र प्रदेश वॉज मेड लाइक तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट एंड तमिलनाडु को बना दिया गया तमिल स्पीकिंग बेल्ट, राइट? तो ये चीज़ होने के बाद 1953 में फैज़ल अली कमेटी बिठाई गई एंड इनकी रिकमेंडेशन फिर बाद में आई कि जी ये सही तरीका है, आप कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन चुकी थी, ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन हर जगह बढ़ रही थी। फॉर एग्जांपल पंजाब का ही अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग लोग थे, हरियाणा में हरियाणवी स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग लोग थे, और ऊपर अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश की साइड हिमाचली स्पीकिंग लोग थे। तो ये बाइफर्केशन भी लैंग्वेज के बेसिस पे ही किया गया, राइट? तो एंड में फैज़ल अली कमेटी कमीशन जो था 1953 दिसंबर के अंदर बनाया गया और इनकी रिकमेंडेशन आई कि लैंग्वेज के हिसाब से भी आप स्टेट्स को बना सकते हैं, बाइफर्केट कर सकते हैं, राइट? अब अगला सवाल या अगली चीज़ ये है कि काफ़ी सारी स्टेट्स इंडिया में बाद में बनी है और इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली मेंशन किए हैं कौन सी स्टेट कब बनी और कौन सी 2 स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व थी। फॉर एग्जांपल सबसे पहली स्टेट्स जो बनी गई, मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको, आंध्रा तेलुगु एंड मद्रास तमिल, तो ये बनाई गई 1953 में अक्टूबर के अंदर। महाराष्ट्र एंड गुजरात सेपरेट स्टेट्स बन गई 1960 के अंदर। गोवा को यूटी बना दिया गया था 1961 के अंदर, बट 1987 के अंदर गोवा को
एक स्टेट बना दिया गया, राइट। तो ये सब चीज़ें छोटी मतलब फैक्चुअल नॉलेज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। पौंडीचेरी एंड दादरा नगर हवेली 1962 में इनका वो हुआ सेपरेशन। नागालैंड असम 1963, पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल 1966, मेघालय मणिपुर एंड त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, 36th अमेंडमेंट, ये भी अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 2000 एंड तेलंगाना, जो कि अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट थी, आंध्र प्रदेश में से ही टूट के एक तेलंगाना को बनाया गया 2014 के अंदर। तो ये सिर्फ एक फैक्चुअल नॉलेज है फ्रेंड्स, आप इसको याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कल को कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो अगर आपको ये टाइमलाइन याद रहेगी, ये नॉलेज आपके पास होगी, तो आप आंसर कर पाएंगे। तो गाइज विद दिस हमारा जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल्स का, जिसमें हमने आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 यूनियन एंड टेरिटरी की बात करनी थी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने आगे बढ़ना है और करना है शुरू पार्ट नंबर 2 विच इज़ ऑन सिटीजनशिप। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सिटीजनशिप जो है ये आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक मेंशन्ड है, एंड ये पार्ट 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का। तो शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 5 से। फर्स्ट आर्टिकल जो है सिटीजनशिप का, इसके अंदर क्या मेंशन्ड है? अ पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल एनी ऑफ दीज 3 कंडीशंस, विच इज़ इफ ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, if either his parents were born in India, or if he has been resident of India for 5 years immediately before कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको सिटीजनशिप जो है इंडिया की मिल जाएगी, राइट। क्या मतलब है इसका? कि आपकी जो डोमिसाइल है वो इंडिया होना चाहिए, आप या तो इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या आपके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उससे लगभग 5 साल पहले तक आप लगातार अगर इंडिया में रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की, राइट। ये चीज़ मेंशन करी गई 5th आर्टिकल में ऑफ सिटीजनशिप। अब चलते हैं, ये आपको याद नहीं करनी, मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको ये पॉइंट्स याद नहीं करने की क्या कंडीशंस हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस तरह की सिटीजनशिप की बात करी जा रही है आर्टिकल 5 में, राइट। चलते हैं आर्टिकल नंबर 6, नेक्स्ट आर्टिकल। अब इसमें क्या बात करी गई है? फॉर पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। जो लोग पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में थे बट माइग्रेट होके इंडिया में आ गए, उन लोगों के लिए जो सिटीजनशिप की बात करी गई है वो बात करी गई है आर्टिकल नंबर 6 के अंदर, और बोला है कि वो लोग भी सिटीजन बन सकते हैं इंडिया का। उसकी कंडीशंस क्या हैं? या तो वो, या उनके पेरेंट्स, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट बी बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, राइट। जो इंडिया और पाकिस्तान का पहले जो इकट्ठा पार्ट था, अनडिवाइडेड इंडिया जो था, अगर उसके अंदर आप बॉर्न हुए या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर ली, 19 जुलाई 1948। ये डेट आपको याद नहीं करनी है बट सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि इस डेट के पहले अगर आप माइग्रेट हो चुके हो इंडिया में, राइट, तो आपको, अगर आप तब से लेके अब तक इंडिया में रह रहे हो, तो आपको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप इस डेट के बाद आए हो इंडिया में, राइट, इस कट ऑफ डेट के बाद आप इंडिया आए हो, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसके लिए आपको कम से कम 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सिटीजन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करे जा सकते हो, उसके बाद ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं, राइट। बहुत सिंपल है, आपको कंडीशंस याद नहीं करनी है, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन के लिए आर्टिकल 6 मेंशन था, राइट। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल नंबर 7 के अंदर बात करी गई, फॉर पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1st 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। ये उन लोगों के लिए मेंशन किया गया है जो पहले इंडिया में थे बट पार्टीशन के टाइम पे क्या किया इन लोगों ने, पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, एंड कुछ टाइम पाकिस्तान में रहने के बाद जब उनको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई या ठीक नहीं लगा, तो ये लोग वापस इंडिया रीसेटलमेंट करने के लिए आ रहे थे। तो इन लोगों के लिए भी एक प्रोविज़न दिया गया कि आप भी इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं, बट सिटीज़न बनने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ्स जो है लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। एप्लीकेशन के 6 महीने पहले लगातार आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, राइट। ये कंडीशन मेंशन करी गई। अब चलते गए आर्टिकल नंबर 8 के ऊपर। आर्टिकल 8 में बात करी गई, फॉर अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज़ रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये सपोज करिए कि आपका कोई बंदा है जो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया में भी नहीं था, पाकिस्तान में भी नहीं था, बट इंडिया और पाकिस्तान के बाहर किसी थर्ड नेशन में था। तो उस ह्यूमन के लिए, उस इंसान के लिए कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी उसको? अगर वो प्रूव कर देता है कि वो इंडिया में पैदा हुआ,
या उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए, तो वो जो है इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। पर वो खुद बाहर है, वो खुद इंडिया या पाकिस्तान में नहीं है, तो वो पार्ट बन सकता है, सिटीज़न बन सकता है इंडिया का। बट उसको सिटीज़नशिप के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ के कॉन्सुलेट ऑफिस के अंदर जाके उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर लेगी इंडिया की सरकार। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 9, नाइन्थ आर्टिकल रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है? नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें बताया गया कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और कल को आप मूव करके किसी और कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं, आप इंडिया के सिटीजन थे बट अब आप यूके रह रहे हैं 10-12 साल से एंड स्लोली आप यूके के सिटीजन बन चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल नो लॉन्गर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इंस्टेड आप सिर्फ और सिर्फ यूके के सिटीजन अगर हैं तो वहीं के रहेंगे। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप, राइट। ये हमने पहले भी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी थी कि हमारा जो यूनियन है, हमारी जो कंट्री है वो सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर काम करती है, राइट। तो ये अब उसको प्रूव कर रहा है आर्टिकल। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 10 स्टेट्स दैट every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions of law made by Parliament। इसमें सिंपल चीज़ ये मेंशन है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप तब तक इंडिया के सिटीजन रहेंगे जब तक सरकार उसके ऊपर कोई प्रोविजन या कोई लॉ चेंज नहीं करती, राइट। सिर्फ इतनी सी चीज़ इसके अंदर मेंशन है। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल नंबर 11, ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पावर दे रहा है। इट गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट that parliament shall have the power to make any provision with respect to acquisition or termination of citizenship। मतलब क्लियरली जो सिटीजनशिप वाला सब्जेक्ट है ये यूनियन को दे दिया गया कि पार्लियामेंट का पूरा हक है, इसके ऊपर पूरे जो है रूल्स बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर लॉ बनाया जा सकता है। जो भी मैटर्स हैं सिटीजनशिप के वो सीधा और सीधा पार्लियामेंट के परव्यू के अंडर आते हैं, राइट। सो गाइज विद दिस जो 5th से लेके 11 तक आर्टिकल्स हैं सिटीजनशिप के वो हमने कवर कर लिए हैं। बट आगे आने वाले 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या क्या मोड्स हो सकते हैं सिटीजनशिप को पाने के और क्या क्या ऐसे मोड्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ के अंदर मेंशन किए गए हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, राइट। कुछ तरीके हैं जिनसे आप सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? पहला तरीका है बाय बर्थ। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या हैं, इंडिया के सिटीजन है, राइट। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक, सबसे सिंपल तरीका है सिटीजनशिप का। बाय डिसेंट, इसमें क्या मेंशन है? अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर एन इंडियन सिटीजन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अगर कोई भी पर्सन बॉर्न होता है, पैदा होता है इंडिया के बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट तभी बन सकता है अगर उसके माँ बाप में से कोई भी, या माँ या बाप कोई एक भी इंडियन सिटीजन हो, तो वो ऑटोमेटिकली एक इंडियन सिटीजन बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा तरीका क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या आता है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO who are ordinarily resident of India for 5 years immediately before making an application for registration are citizen of India। पहली बात। Person of Indian origin who are ordinarily citizen in any other country or place outside India are also citizen of India। Person who are married to citizens of India and are citizen resident in India for 5 years immediately before making an application for registration are also पार्ट ऑफ इंडिया, आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें 3 लोगों की बात करी गई। PIO कार्ड होल्डर जिन जो होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो सिटीजन रहे हैं इंडिया के 5 साल, इमीडिएटली अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने से 5 साल पहले अगर वो इंडिया का पार्ट रहे हैं तो वो सिटीजन बन सकते हैं। जो NRI लोग हैं, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं PIO कार्ड होल्डर बट जो रह रहे हैं इंडिया से बाहर, तो वो भी सिटीजन बन सकते हैं, जिनको NRI बोलते हैं हम। NRI बन के वो इंडिया का सिटीजन बन के रह सकते हैं। पीपल हु आर मैरिड, अब कोई फॉरेनर जो है अगर एक इंडियन सिटीजन से मैरिड है एंड वो इंडिया में रह रहे हैं पिछले 5 साल से, रजिस्ट्रेशन करने से 5 साल पहले से अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के, राइट। तो एक हो गया बाय बर्थ, फिर हो गया बाय डिसेंट,
तीसरा, अगर आप खुद जाकर रजिस्टर करवाएं बाय रजिस्ट्रेशन, राइट। अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन। अब इस वर्ड का मतलब क्या है बाय नेचुरलाइजेशन? इट बेसिकली मीन्स कि जब आप बहुत लंबे समय से किसी एक देश में रह रहे हैं, उस देश का आपको कल्चर समझ में आ गया है, मतलब अगर आप एक डेकेड मतलब 10 साल से ज़्यादा किसी जगह रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको उस जगह के तौर तरीके, उस जगह की लैंग्वेज, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो उस चीज़ को बोल देते हैं कि वो बाय नेचुरलाइजेशन एक हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप एक फॉरेनर है और इंडिया में रह रहे हैं लगभग 12 साल से कॉन्टीन्यूसली, राइट, तब आपको सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की। या फिर 12 साल अगर लगातार नहीं तो कम से कम 11 साल आप एग्रीगेट रहने चाहिए पिछले 14 सालों में। मतलब 14 साल में से लगभग 11 साल एग्रीगेट आपका बनना चाहिए, टाइम जो आपने इंडिया में स्पेंड किया है, तो भी आपको बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की, राइट। चलते हैं अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। If any foreign territory becomes part of India, then the government specifies through a notification that people of that territory shall be citizens of India. For example, Pondicherry, right? अब देखिए एग्जाम्पल की तरह तौर पे हम लेके चलते हैं, अगर हमारी कल को इंडिया की किसी भी देश के साथ वॉर होती है एंड हम उस वॉर के थ्रू हम उसकी टेरिटरी जो है कैप्चर कर लेते हैं, राइट। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उस चीज़ के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी एंड बोलेगी कि ये टेरिटरी जो है, जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी, अब इंडिया का पार्ट है, इसलिए इस टेरिटरी के जितने भी लोग हैं वो सब के सब ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन्स हैं, राइट। तो वो हुआ था इन केस ऑफ पौंडीचेरी, राइट। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं पौंडीचेरी का, इस केस में ये चीज़ हुई थी। पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में इंडिया का पार्ट बना एंड बाद में बोला गया कि ये जो लोग हैं इंडिया के सिटीजन्स हैं, राइट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अब हम बाय नेचुरलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे थे कि बहुत लंबे समय से अगर इंसान रह रहा है इंडिया के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो जाता है और हर तरह के कल्चर से और हर चीज़ से, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इंडिया में क्या प्रोविज़न है कि ऐसे लोग जो नेचुरलाइजेशन से हमारे सिटीज़न बने हैं, उनको कल को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में या पॉलिटिक्स में भी उनका रोल जो है, पीएम बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, राइट। उनके पास ये ऑप्शन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देता है, किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट यूएस में ऐसा नहीं है। अगर यूएस में आप नेचुरली मतलब बॉर्न नहीं है यूएस में, तो आप वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का पार्ट नहीं ले सकते, राइट। तो ये एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बस आपको हल्का सा माइंड में रखना कि इंडिया में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सोनिया गांधी जी का एग्जांपल ले सकते हैं, और शी इज़ नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, बट फिर भी वो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड ये डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर नहीं है, राइट। बट यूएस के अंदर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक बॉर्न सिटीजन नहीं है वहाँ के, तो आप पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बन सकते, राइट। चलिए, अब ये तो हो गया मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, राइट, जिस तरीके से आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। बट अब हमने बात करनी है कुछ ऐसे तरीके जिनसे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। कौन से वो तरीके हैं? पहला तरीका है बाय रिनंसिएशन। अब रिनंसिएशन होती है जब आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और फिर खुद ही अपनी विश से सरेंडर करते हैं इंडिया की सिटीजनशिप। फॉर एग्जांपल, आप एक इंडियन सिटीजन हैं, कल को आप फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया में बड़ी फेमस कंट्री जो मैक्सिमम लोग उधर को जा रहे हैं, कनाडा का एग्जांपल हम लेते हैं कि इंडिया से कनाडा अगर आप जाते हैं, आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है, एंड अगर आप वापस आके इंडिया को इन्फॉर्म करते हैं कि नाउ आई एम अ कैनेडियन सिटीजन एंड आई नो लॉन्गर वांट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, राइट। एक तो हो गया ये तरीका रिनंसिएशन, जिसमें आपने अपनी विश, अपने खुद के मतलब विश से अपने अपनी सिटीजनशिप को गवाया, राइट। अगली चीज़ बाय टर्मिनेशन। अब अगर आप यही चीज़ करते हैं बट आप वापस आकर इन्फॉर्म नहीं करते, सरेंडर नहीं करते अपनी सिटीजनशिप, तो क्या होगा? आप इंडिया से कनाडा गए, आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, आपने सरेंडर नहीं करी, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप आपकी जो है वो खारिज हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, राइट। तो ये होगा बाय टर्मिनेशन। तीसरा तरीका जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, वो तरीका क्या है कि अगर आप कोई फॉरेनर हैं और हमारी गवर्नमेंट को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने इंडिया की सिटीजनशिप किसी फ्रॉड के तरीके से हासिल करी है, तो उस केस में इंडियन सिटीजनशिप जो है आपकी, वो रिवोक करी जा सकती है, वो टर्मिनेट करी जा सकती है। ये पावर है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट। तो गाइज विद दिस हमारा सिटीजनशिप वाला पार्ट भी कवर हो चुका है। इसमें हमने सब चीज़ें कवर कर ली हैं। सो विद दिस वी हैव कवर्ड पार्ट 1।
यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात कर ली है हमने, आर्टिकल 1 to 4 में बात करी। पार्ट 2 सिटीजनशिप के अंदर हमने आर्टिकल 5 से लेके 11 और मोड्स ऑफ एक्वायरिंग और कौन से वो तरीके हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है उसके बारे में बात करी। तो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल में हमने बात करी है इन दोनों चीज़ों के बारे में। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इज़ डी अकेडमी। उसका लिंक कहीं ना कहीं स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड आप हमें उस पर नोटिफाई कर सकते हैं। सो गाइज विद दिस वी हैव कवर्ड लेक्चर नंबर 6 ऑल्सो ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप भी कवर कर लिया है। अगला लेक्चर होने वाला है ऑन फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक बात करेंगे एंड ये लेक्चर भी काफ़ी जल्दी आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड अगर आपको और भी नोटिफिकेशंस या PDF फाइल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम एंड आई होप यू आर रिवाइजिंग ऑल द लेक्चर्स। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज।